हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है टिंकू और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल दुनिया क्राइम की कहानी में। आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने लेके आए हैं जिसको सुनने के बाद आपका रिश्तों पर से ही विश्वास उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है जिसमें रिश्तों का सरेआम कत्ल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को और जानेंगे क्या है इस पूरी कहानी का मामला। बनी रहिए हमारी कहानी में। वैसे तो हर इंसान हर वो काम करता है जिससे उसे और उसके परिवार को खुशी मिलती हो, फिर वो मजदूरी हो, रिक्शा चलाना हो या फिर किसी के घर में जाके काम करना हो। आज की कहानी में एक पूजा नाम की लड़की राजस्थान की राजधानी जयपुर में यूनिक टावर नाम की जगह पर फ्लैट नंबर 103 में नौकरानी का काम करती है। वह उस पूरे घर की सफाई करती है और उस पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखती है। उस फ्लैट के मालिक का नाम रोहित तिवारी था, जो कि अपनी 30 साल की खूबसूरत पत्नी श्वेता तिवारी और एक 20 महीने का बेटा श्रियम के साथ रहा करता था। वह शाम करीब 4 बजे उस फ्लैट के घर पर आती थी और पूरे घर की सफाई करके 1 घंटे या फिर 2 घंटे में चली जाया करती थी। 7 जनवरी 2020 की शाम करीब 4 बजे वह फ्लैट नंबर 103 में पहुंचती है और घंटी बजाई जाती है। हर रोज की तरह वह वेट करती है कि शायद श्वेता इस बार भी मेरा गेट खोले, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद ना तो कोई अंदर से आया और ना ही उसका गेट खुला। फिर उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि घंटी बजने के बाद मेन गेट ना खुला हो। इतना दरवाज़ा खुलने के बाद पूजा ने अंदर का जो मंजर देखा, उसको देखने के बाद पूजा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अंदर का मंजर भी कुछ ऐसा ही था। बेड पर पूजा की लाश पड़ी हुई थी, जिसके सर से काफ़ी खून बह रहा था और एक माथे पर काफ़ी बड़ा चोट का निशान था। इतना देखने के बाद उसकी चीख निकली। यूनिक टावर में बाकी फ्लैट में रह रहे लोगों ने जैसे ही पूजा की चीख सुनी, वह फ्लैट के बाहर आकर खड़े हो गए। उन लोगों ने भी फ्लैट के अंदर का जो मंजर देखा, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे बेड पर खून ही खून था और पूरा चेहरा श्वेता का खून से लथपथ था। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके वारदात पे पुलिस पहुंचती है और किसी एक लड़के ने रोहित तिवारी को भी पूरी घटना की जानकारी दे दी जाती है। फिर फिर पुलिस पूरे घर की अच्छी से तलाश करती है। तलाश में उसने पाया कि श्वेता तिवारी के बेड पर एक चाकू था। बेड के नीचे एक अदरक कूटने वाली मूसली थी। टेबल पर 2 चाय के कप रखे हुए थे, जिनमें कुछ चाय बची हुई थी। इतने में रोहित तिवारी भी अपने घर पर पहुंच जाता है और पूरे वारदात के बारे में पुलिस से पूछताछ शुरू करता है। लेकिन पुलिस केवल और केवल रोहित तिवारी को इतना ही बता पाती है कि जिस किसी ने भी श्वेता तिवारी का मर्डर किया, वह उसका कोई करीबी था, क्योंकि जिस हिसाब से कप में चाय थी, अदरक कूटने वाली मूसली थी और चाकू था, उन सब से पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि कोई इंसान आपके घर पर आया, श्वेता ने उसके लिए चाय बनाई, फिर मौका पाकर उस इंसान ने श्वेता के सर पर मूसली दे मारी और फिर चाकू से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इतना सुनने के बाद पुलिस को केवल श्वेता तिवारी के बारे में ही मालूम था कि इस पूरे घर में केवल और केवल श्वेता तिवारी ही रहती थी। फिर रोहित तिवारी के द्वारा बताया जाता है कि मेरा एक 20 महीने का बेटा भी था। पूरे घर में पुलिस ने पहले से ही छानबीन कर रखी थी, लेकिन 20 महीने का बेटा श्रियम का कोई भी अता पता नहीं होता है। फिर श्वेता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है
और श्वेता के पिता जो कि यूपी के कानपुर के सर्वोदय नगर के रहने वाले थे, उनको भी फ़ोन करके इनकी जानकारी दे दी जाती है। किसी तरह श्वेता तिवारी के मर्डर की खबर मीडिया में पहुंच जाती है और पूरे जोर शोर से श्वेता तिवारी की मौत की खबर हाईलाइट होकर पूरे न्यूज़ चैनल पर चलने लगती है। श्वेता तिवारी के पिता सुरेश मिश्रा और उनकी माता माधुरी मिश्रा यूपी के कानपुर से जयपुर के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ समय बीत जाने के बाद वो जयपुर में पहुंच जाते हैं। फिर सुरेश मिश्रा पुलिस से संपर्क करते हैं और सुरेश मिश्रा ने इस पूरे हत्याकांड में अपने रोहित तिवारी को शामिल होना बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया 5 जनवरी 2020 की रात करीब 7 बजे रोहित तिवारी का मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया कि आपकी बेटी फ़ोन रिचार्ज को लेकर मेरे साथ झगड़ा कर रही है, या तो आप अपने बेटे को अपने साथ लेके जाओ या फिर मैं इसका किसी दिन मर्डर कर दूंगा। मैं इसको और सहन नहीं कर सकता, तो हो ना हो इस पूरे मर्डर में रोहित तिवारी का होना शामिल है। इतना सुनने के बाद पुलिस को रोहित तिवारी पर थोड़ा शक होता है और फिर पुलिस के द्वारा डॉग स्क्वाड टीम को भी उस पूरे घर में तलाश करने के लिए लेके आया जाता है। फिर डॉग स्क्वाड उस घर से निकलकर रोहित तिवारी की कार और रोहित के करीब 3 से 4 चक्कर लगाया जाता है। फिर पुलिस का जो शक था वो थोड़ा और यकीन में बदल जाता है। रोहित जिस एयरपोर्ट पर काम करता था, पुलिस अपना शक यकीन में बदलने के लिए रोहित तिवारी के उस ऑफिस में पहुंच जाती है जिस ऑफिस में रोहित काम करता था। 7 जनवरी 2020 की पूरी दिन की सीसीटीवी को अच्छे से देखा जाता है, तो उसमें साफ साफ दिख जाता है कि रोहित जो था वो करीब 9 बजे ऑफिस में आता है और जब श्वेता तिवारी की हत्या हो जाती है उसके बाद ही ऑफिस से निकल जाता है। तो ऐसा पुलिस को कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है जिससे रोहित तिवारी को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन पुलिस को भी थोड़ा शक होने की वजह से रोहित तिवारी से पूछताछ शुरू करती है और दबाव बनाना स्टार्ट करती है। इसी बीच रोहित तिवारी के फ़ोन पर श्वेता तिवारी के फ़ोन से एक कॉल आती है जिसमें श्रियम का किडनैप होना बताया जाता है और उसकी जान की कीमत 30 लाख के करीब मांगी जाती है। इतना सुनने के बाद रोहित ने पूरी जानकारी पुलिस को दी और जल्दी से जल्दी अपने बेटे श्रियम की जान बचाने की भीख मांगने लगा। फिर जैसे तैसे 7 जनवरी 2020 की शाम निकल जाती है और 8 जनवरी 2020 की सुबह फ्लैट नंबर 103 के पीछे की झाड़ियों में एक लाल कपड़े में कोई चीज़ लिपटी हुई थी जो कि संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई थी। लोगों ने देखा, देखने के बाद फिर से पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आती है, कपड़े को उठाया जाता है और कपड़े को खोलने के बाद अंदर जो देखा वो 20 महीने का श्रियम की लाश थी। इतना देखने के बाद पुलिस को डबल मर्डर केस हो ना पाया। फिर ये जो खबर थी वो मीडिया में भी बार बार चल रही थी, तो इसके द्वारा भी पुलिस पर इस पूरे केस को सुलझाने का प्रेशर बढ़ने लगा और उच्च अधिकारियों के द्वारा भी इस पूरे मर्डर केस को जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रेशर पुलिस पर आ गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा 100 से ज़्यादा संख्या में पुलिस को जगह जगह पर भेजा गया। 6 से 7 टीम बनाई गई। एक श्वेता तिवारी के द्वारा, जो भी श्वेता तिवारी के करीबी थे और रोहित तिवारी के जो भी करीबी थे, उन सभी से पूछताछ की जाती है और बारी बारी से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है जिससे ये साबित हो कि इस पूरे मर्डर के पीछे कौन मास्टरमाइंड है। फिर पुलिस के द्वारा एक बात समझ में आती है कि श्वेता तिवारी का जो फ़ोन था वो किडनैपर ने ले लिया था।
श्वेता तिवारी की जो सिम थी वो किडनैपर ने निकाल ली थी और श्वेता तिवारी का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर श्वेता के फ़ोन की जो सिम थी वो किसी अदर फ़ोन में डाली जाती है और फिर फ़ोन के IMEI नंबर से उस सिम की लोकेशन ट्रेस की जाती है, जो कि जयपुर के सांगानेर की लोकेशन मिल जाती है। इतना मिलने के बाद पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है और फिर सौरभ चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर उसको पुलिस स्टेशन लेके आया जाता है और पूरी हत्याकांड की जानकारी उससे पूछी जाती है। शुरू में तो सौरभ ने इस पूरे हत्याकांड का जिक्र नहीं किया और अपनी बातों को दाएं बाएं घुमाते ही रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपने पुलिस वाले अंदाज में पूछना शुरू किया तो सौरभ चौधरी ने पूरी की पूरी हत्याकांड की जानकारी पुलिस के सामने रख दी। जब पुलिस को सारी कहानी मालूम हुई तो 10 जनवरी 2020 को रोहित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको सौरभ चौधरी के सामने लेकर आया जाता है। रोहित ने सौरभ को देखते ही वह पूरा माजरा समझ जाता है कि पुलिस को पूरे हत्याकांड के बारे में मालूम हो जाता है। अब पुलिस के सामने कोई भी बात छुपाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर उसने एक एक करके पूरी बात पुलिस के सामने रखी और जो सामने बात आती है उसको सुनने के बाद आपका रिश्तों पर से ही विश्वास उठ जाएगा कि क्या कोई इंसान अपनी पत्नी और अपने सगे बेटे का अपने ही हाथों से मर्डर करवा सकता है। कहानी कुछ रोहित तिवारी ने इस प्रकार बताई। श्वेता, जो कि सुरेश की सबसे छोटी बेटी थी, उसकी शादी 24 जनवरी 2011 को हो जाती है। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 साल बीत जाने के बाद भी श्वेता माँ नहीं बन पाई। उसकी वजह से मेरी माँ ने और मेरे पिता ने श्वेता को दहेज के लिए और बेटे ना होने की वजह से उसको ताना और उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 2 साल के बाद 2013 में वह 7 महीने के करीब अपने मायके में रहने लग जाती है। फिर श्वेता के पिता सुरेश मिश्रा के द्वारा इस पूरे झगड़े को सुलझाया जाता है और फिर से श्वेता जो थी वो हमारे पास आकर रहने लग जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर से हमारी वही हरकत स्टार्ट हो गई थी। बात बात पर श्वेता को ताने देना, छोटी से छोटी बात में भी हर गलती में श्वेता तिवारी का शामिल होना बताया। उसको हर बात में हम टॉर्चर करते थे और उसकी बात बात पर हम उसको बांझ तक का ताना देने लगे थे। अब हद तो उस टाइम तक भी आ चुकी थी कि जब छोटी छोटी बातों पर हमने श्वेता तिवारी को भी पीटना शुरू कर दिया। श्वेता ने अपनी बड़ी बहन सपना को पत्र लिखा और उसने सारी की सारी घटना अपने घर में घटित होने वाली सपना को बताई कि कैसे मुझे टॉर्चर किया जाता है, कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे मारा जाता है, मुझे पीटा जाता है और पूरा घर का काम करने के बाद भी मेरे को सुख के 2 पल भी नसीब नहीं होते हैं। इतना सुनने के बाद सपना ने श्वेता का दर्द अपने पिता सुरेश और अपनी माता माधुरी को बताया। इतना सुनने के बाद सुरेश ने श्वेता को कॉल किया और पूरे घटना को सुना और उसको अच्छी सीख दी कि कोई नहीं, 1-2 साल के बाद जैसे ही तुम्हारा बेटा होगा तो ये सब करना बंद कर देंगे। फिर इनका तबादला दिल्ली से उदयपुर एयरपोर्ट पर हो जाता है और 2018 में इन्होंने एक बेटे को जन्म दे दिया जाता है। फिर बेटे को जन्म देने के बाद श्वेता के मन में आया कि शायद अब माजी को उनका पोता मिल गया तो शायद इनके दिमाग में अब बेटे को लेकर कोई ऐसी नहीं बात आएगी जिससे ये मेरे साथ झगड़ा करे और मेरे को टॉर्चर करें। लेकिन उनकी हरकतों में ना तो कोई सुधार आया और ना वो सुधरना चाहते थे। ना जब श्वेता को बेटा हुआ तो इसकी खुशी ना तो
रोहित को थी और ना उसके माँ बाप को थी। ना ही वो उससे प्यार करता था और ना ही श्वेता के सास ससुर उसके पोते से प्यार किया करते थे। इसी बीच रोहित की ट्रांसफ़र जो था वो दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पर हो जाता है। उदयपुर एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात एक हरी सिंह नाम के व्यक्ति से हो जाती है। हरी सिंह की पत्नी का नाम सुधा था। सुधा और श्वेता एक दूसरे की अच्छी सहेली बन जाती है। इसकी सूचना भी श्वेता ने सुधा को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। सौरभ चौधरी जो था वो हरी सिंह का साला था, जिसकी वजह से सौरभ चौधरी रोहित तिवारी के घर पर आता था, जिसकी वजह से श्वेता तिवारी सौरभ को जानने लगती थी। फिर उनका तबादला उदयपुर से एक बार फिर जयपुर एयरपोर्ट पर हो जाता है। सौरभ चौधरी को इस पूरी कहानी के बारे में बताया जाता है और रोहित तिवारी ने अपने बेटे और अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए सौरभ चौधरी को करीब 20,000 रुपये की रकम देने का वादा किया। सौरभ चौधरी भी मान जाता है क्योंकि वह भी अपनी पत्नी से काफ़ी परेशान हो चुका था। तो रोहित तिवारी और सौरभ चौधरी के बीच में एक डील फाइनल होती है। डील ये थी कि पहले सौरभ चौधरी श्वेता तिवारी का मर्डर करेगा। मर्डर करने के बाद रोहित तिवारी सौरभ चौधरी की पत्नी का मर्डर करेगा, यानी कि वो एक दूसरे की पत्नी का मर्डर करेंगे क्योंकि वो दोनों अपनी पत्नियों से काफ़ी परेशान हो चुके थे। इसी बीच सौरभ चौधरी 7 जनवरी 2020 को दोपहर करीब 12 बजे श्वेता तिवारी के घर पर पहुंचता है। वैसे श्वेता तिवारी हरी सिंह को जानती थी, तो उसकी वजह से भी वह उसको पहले से ही जानने की वजह से उसको घर में एंट्री देती है। फिर उसके लिए चाय बनाई जाती है और चाय बनाने के बाद फिर वह श्रियम को देखने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। इसी बीच उसने रसोई में जाके चाकू और अदरक कूटने वाली मूसली ली। मौका पाकर उसने श्वेता के सर पर मूसली से पहले जोरदार वार किया और फिर उसका गला रेतकर हत्या कर दी। फिर अपना मुंह छुपाकर वो रूम से बाहर आ जाता है। श्रियम का गला घोंटकर एक कपड़े में लपेटकर फ्लैट नंबर 103 के पीछे झाड़ियों में फेंक कर चला जाता है। आगे की कहानी आपको मालूम है कैसे इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ और कैसे पुलिस इस हत्यारे तक पहुंचती है। तो आज की कहानी में इतना ही। बने रहिए हमारी कहानी के साथ में और उम्मीद करूंगा आज की कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। धन्यवाद।